डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब अगला पॉइंट है या फिर अगला चैप्टर है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ना है। अभी तक तो हमने केवल ब्लड के बारे में आपको बताया है। ब्लड के बारे में जितनी भी पॉइंट्स थे हमने सब कुछ आपको बताया। अब अगला जो पॉइंट है वो सर्कुलेशन के बारे में बात करना, मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होता है और कैसे होता है ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ब्लड से संबंधित एक आध दो क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए या फिर जान लीजिए। पूछा यह जाता है कि किस जीव का जो ब्लड है, जैसे मानव का जो ब्लड है वो तो लाल होता है, लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा किस जीव का ब्लड जो होता है वो नीला होता है। तो आपको आंसर देना रहेगा ऑक्टोपस। आप ऑक्टोपस के बारे में जानते होंगे। ऑक्टोपस ऐसा जीव है जिसका जो ब्लड होता है या फिर ब्लड का जो कलर होता है वो नीला होता है। ऑक्टोपस एक जीव है, समुद्री जीव है। ऐसे कुछ बना होता है कुछ इस तरह का, उसमें 7 से 8 भुजाएं ऐसे बनी होती हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसके जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, क्यों नीला होता है? क्योंकि इसके ब्लड में कॉपर पाया जाता है। क्या कॉपर, या फिर कॉपर को हम तांबा भी कह सकते हैं। तांबा अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसकी वजह से जो होता है इसका ब्लड जो होता है वो क्या नीला होता है। ठीक है, अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, किस जीव का या फिर किस जंतु का जो कलर ब्लड का कलर होता है वो सफेद होता है। सफेद किसका होता है? तो सफेद के बारे में हम जानेंगे। सफेद जो कलर होता है वो कॉकरोच तो देखा होगा। कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? वो सफेद होता है। ये ब्लड का कलर है। क्या? ब्लड का कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा है? तो सफेद रंग का। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या? नीले रंग का। और ह्यूमन का तो लाल होता ही, ये तो आप जानते हैं। अब सफेद क्यों होता है भाई? कॉकरोच के ब्लड का जो कलर होता है वो सफेद क्यों होता है? तो इसके ब्लड में पाया जाता है हीमोलिम्फ। क्या? हीमोलिम्फ पाए जाने की वजह से जो इसका कलर होता है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, अब इस तरह से आपसे पूछ ले कि नीला तो हो गया, पीला किस जीव का जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? वो पीला होता है। तो एक समुद्री जीव है जिसका नाम है सी कुकुम्बर, है ना, सी कुकुम्बर, या फिर इसी को समुद्री खीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री खीरा। वो खाने वाला खीरा नहीं, ये एक जीव है ना, समुद्री खीरा। इसके जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? वो पीला होता है। सी कुकुम्बर या समुद्री खीरे का जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। अब ये पीला क्यों होता है? तो पीले के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों से कोई जानकारी मिल नहीं पाई, इसलिए हम आपको भी यहाँ पर भी नहीं बताएंगे कि इसके ब्लड का कलर जो होता है वो पीला क्या होता है। तो 2-3 पॉइंट्स आप इससे भी याद रख लेंगे, ब्लड में इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए इसलिए याद आ गया तो बताएं। तो ब्लड का कलर किसके? ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा? नीला। फिर सी कुकुम्बर के ब्लड का कलर कैसा? पीला। फिर इसके बाद हम कहेंगे कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा? तो सफेद। ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड क्या होता है उसको हमने जान लिया। ब्लड के सर्कुलेशन, पहले तो हम ये बात करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन आवश्यक क्यों है। हमारे शरीर में ब्लड का ही सर्कुलेशन क्यों आवश्यक है? क्या अन्य अंगों की भांति ब्लड यदि शरीर में स्थिर रहे तो फिर हमारी शरीर जीवित नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती क्या? तो अब इसके बारे में हमें जानना ये है कि जैसे सबसे पहली बात तो हम जो भी डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे जब शरीर में जाता है तो एक स्टोर फूड के रूप में स्टोर होता है। वो स्टोर फूड क्या है? मानव का स्टोर फूड क्या है? ग्लाइकोजन। पहले ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज स्टोर होता है किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। अब इस ग्लाइकोजन को या फिर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? जैसे हमने खाना खाया, हमको क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ठीक है, हमने खाना खाया, ग्लूकोज मिला। अब ये ग्लूकोज तब तक एनर्जी नहीं बनाएगा जब तक इसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ये क्या नहीं बनाएगा? ये एटीपी नहीं बनेगा या फिर एनर्जी नहीं बनेगी। इसका मतलब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को क्रैक करने के लिए, ग्लूकोज का मतलब इस ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगे। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन अब हमें मिलती कहाँ से, हमें ये जानना है। ऑक्सीजन हम कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर से ही हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम तो एयर लेते हैं। एटमॉस्फेयर से हमने एयर लिया, लेकिन हमने क्यों कहा कि ऑक्सीजन लेते हैं? क्यों? हमारे ब्लड में केवल और केवल ऑक्सीजन ही आ गई। तो ब्लड की एक क्वालिटी है, केवल और केवल ब्लड में ऑक्सीजन ही सोलूबल होती है, बाकी और कोई गैस सोलूबल नहीं होती है।
ब्लड में ब्लड की क्वालिटी क्या है कि उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन गैस की सोलूबल, और मतलब ऑक्सीजन गैस जो होगी वो सोलूबल होगी, बाकी और कोई गैस ब्लड में सोलूबल नहीं होती, इसलिए उसे दोबारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ग्लूकोज तो हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ, अब ऑक्सीजन आई तो इसका मतलब अब जो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो इसका मतलब उसका ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो फिर बनेगा क्या, वो CO2 बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, जल बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। भाई एनर्जी, एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी का सिक्का कहते हैं। क्या, एनर्जी का सिक्का कहते हैं ना, एनर्जी का सिक्का। मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तब जाकर के हमारे शरीर में क्या बनी, एनर्जी बनी। अब इस एनर्जी बनने की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, ऑक्सीजन जरूरी था, ऑक्सीजन जरूरी था। अब जरा बताओ, हमें ये जानना है कि ये ऑक्सीजन, ये एक प्रोसेस है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज या फिर फोटोसिंथेसिस जैसा होता है वैसे ही प्रोसेस है, मतलब एनर्जी बनने की प्रक्रिया है। अब ये एनर्जी बनती कहाँ है, तो सेल्स में बनती है। अब सेल्स के किस पार्ट में बनती है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारी सेल्स में उपस्थित होती है। अब हम क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन हमारी कहाँ तक जाती है, केवल और केवल फेफड़ों तक जाती है। ध्यान से सुनेंगे बात को कि ऑक्सीजन हमारे केवल और केवल फेफड़ों तक जाती है। लेकिन अब क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी सेल्स से मिलकर के बने, मतलब सभी सेल्स के पास अपनी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है। और जब तक उन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तब तक वहां का उपस्थित ग्लूकोज टूटेगा नहीं और उनके पास एनर्जी बनेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो भैया ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ऐसे में हुआ क्या कि आपने जो भी सांस लिया, जो भी एयर ली एटमॉस्फेयर से, तो वो जाकर के कहां पर सोल्यूबल हुई, ऑक्सीजन वहां से निकली और ब्लड में घुल गई। अब ब्लड ने क्या किया, फट से उस ऑक्सीजन को लेकर के आपके मतलब बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स थे सभी ऑर्गन्स की सेल के पास पहुंचा और वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता चला गया, फटाफट ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता चला गया। इस तरह से क्या हुआ कि सभी सेल्स के पास, ऑर्गन की सभी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गई और ऑक्सीजन के पहुंचने के कारण से क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ और शरीर में एनर्जी मिल गई, अर्थात अब शरीर काम करने के लायक हो गया। अब सोचो अगर यही ब्लड ना होता, यही ब्लड ना होता तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचती, और कैसे जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता तो एनर्जी नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या कि जो ब्लड ये घूम रहा है उसको हम क्या कह देंगे, ब्लड का परिसंचरण कह देंगे। भाई हम क्या कह देंगे, ब्लड हमारे एक स्थान से हम कहेंगे लंग्स से या फिर फेफड़े से या फिर कहेंगे हार्ट से कहाँ पर घूम रहा है, पूरे की पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब इस तरह से घूमने की ये प्रक्रिया क्या, परिसंचरण कहलाई, चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया परिसंचरण कहलाई। अब ये कौन घूम रहा, ब्लड घूम रहा। उसके बाद लगा है आगे सिस्टम लगा, तो सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट करने में, क्या ब्लड के सर्कुलेट करने में बॉडी के जितने भी पार्ट्स, जितने भी ऑर्गन्स सभी भाग लेते हैं, उन सबको मिला करके एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, उसी को कहा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई, ब्लड सर्कुलेशन क्यों आवश्यक है शरीर के लिए, तो हम सबसे पहली बात तो यही कहेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन यदि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन यदि ट्रांसफर नहीं होगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं बनेगी। इतनी सी बात समझ में। अब क्या हुआ कि ब्लड के सर्कुलेशन में जो भी बॉडी के जितने भी पार्ट्स भाग लेते हैं उन सभी पार्ट्सों को जब यदि हम मिलाएं तो वो एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गई। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। एक तो या फिर कहेंगे एक सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक ब्लड सर्कुलेटरी, एक लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने, दो प्रकार का होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमें ध्यान देना है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों की क्या खास बातें हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड बहता तो जरूर है
बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करता है, बहता रहता है। लेकिन बात क्या होती है कि यहाँ पर इस ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है। क्या नहीं होती? ब्लड वेसल्स, मतलब हम जिनको रक्त वाहिकाएं कहते हैं। क्या? रक्त वाहिकाएं। वो रक्त वाहिकाएं, जिन जीवों में क्या ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, उसमें रक्त कैसे बहता होगा? जैसे जैसे हम सोचें, जैसे हम एक कल्पना करते हैं। कल्पना क्या रियल है कि अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी शिराएं बनी हैं, नसें बनी हैं, है ना, धमनियां बनी हैं, जिनके अंदर से होकर के रक्त क्या होता है? केवल ब्लड फ्लो करता रहता है, केवल ब्लड फ्लो करता रहता। तो इन धमनियों को, शिराओं को, कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हम कहेंगे कि इन सभी कोशिकाओं या शिराओं या फिर धमनियों को ब्लड वाहिकाएं कहा जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है, रक्त वाहिकाएं। अब ठीक है, रक्त वाहिकाएं कितनी? तो एक तो धमनी होती है, दूसरी शिरा होती है और तीसरी केशिका होती है। क्या? तीसरी केशिका होती है। मतलब 3 टाइप की ये ब्लड वाहिकाएं होती हैं। अब हमने बात क्या की ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये कहा कि जिन जीवों के शरीर में ये ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, रक्त वाहिकाएं होती ही नहीं है, उनके शरीर में क्या ब्लड कैसा बहता होगा? तो उनके शरीर में जो ब्लड बहता है वो अंगों के मध्य ऐसे ही फ्लो करता रहता है, अंगों के मध्य होकर के फ्लो करता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये इस कोई जीव का, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक जीव की बॉडी है और इसके सभी ये ऑर्गन्स हैं, तो ब्लड कैसा? इन सभी ब्लड के या फिर अंगों के मध्य से ऐसा होता हुआ क्या करता रहता? वो अपना सर्कुलेट करता रहता है भाई। और ये मान लेते हैं ऑर्गन्स है इस बॉडी का, और ऑर्गन के मध्य से होकर के ऐसे ऐसे ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। तो ऐसे में इस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको क्या बात करनी है कि ऐसे सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, जीवों के शरीर में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और जो ब्लड फ्लो करता है वो ऑर्गन्स के मध्य होकर के फ्लो करता रहता है। ऐसे में ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप अर्थवॉर्म को उठा लीजिए। क्या? अर्थवॉर्म केंचुए को उठा ले, केंचुए को देखेंगे तो उसके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हम कहेंगे एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके शरीर में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं क्या? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। किस में आते हैं? क्लोज में। क्लोज में क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कि जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स के मध्य से होकर के, मतलब एक पाइप बनी होती है, उसी पाइप के मध्य से, मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड जब फ्लो करेगा तो इन्हीं पाइपों के मध्य से होकर के फ्लो करेगा। मतलब ऑर्गन तो है ही, ऑर्गन के मध्य से नहीं फ्लो करेगा, ये उस पाइप के मध्य से होकर के फ्लो करेगा। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ लेते हैं कि ये जो पाइप है ये चारों तरफ से क्लोज है और ब्लड जो होता है उसी क्लोज पाइप के अंदर से मध्य होकर के क्या गुजरता रहता है। तो ऐसे में इसको क्या कहा जाता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मानव का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? खुला सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर बंद सर्कुलेटरी सिस्टम? देखो, क्लोज का मतलब बंद है, ओपन का मतलब खुला। तो आप यहाँ से क्या बताओगे कि भाई आपके शरीर में तो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड बहता है तो उन वेसल्स के मध्य से होकर के बहता है। इसका मतलब क्या कि ह्यूमन बॉडी, क्या हुआ कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स हो गए और जितने भी एनिमल्स हैं सबके शरीर में जो ब्लड बहता है वो, या फिर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? तो हम कहेंगे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिल गया बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी बात आप समझ गए? ठीक है, अब यहाँ से हम मिटाते हैं। अभी हम बताएंगे धमनी, शिरा और कोशिकाएं क्या होती हैं, इन सब में अंतर क्या होते हैं, अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ब्लड और ये ओपन और क्लोज में अंतर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से एक और होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से एक दो पॉइंट हमें और जानना है। क्या? सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके बाद डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? इसमें भैया हम देखेंगे सिंगल का मतलब एकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। एकहरा क्या लिख देंगे हिंदी में? एकहरा ऐसे
एकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना, एकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। और ये क्या, ये दोहरा होता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना, ये ठीक है। अब एकहरा में क्या होता है समझेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक हर्ट है, ठीक है, ये हर्ट है और यहाँ से ये पाइपें लगी हुई, पाइपें का मतलब वेसल्स, पाइपें का मतलब वेसल्स, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या देना है, एकहरा में क्या ध्यान देना है कि ब्लड ब्लड एक बार ही फ्लो होता है, मतलब ऐसे समझेंगे कि जो ब्लड है वो हृदय में हमारे एक ही बार में पंप कर दिया जाता है और फिर क्या पूरे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ कि सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट द्वारा एक बार पंप किया जाता है तो वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, हम कहेंगे पूरी बॉडी के पास पहुंच जाता है। लेकिन डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट तो होता है, हार्ट ने एक बार पंप किया तो इसका मतलब क्या कि हार्ट एक बार जब पिचका का मतलब क्या, संकुचित अवस्था में आया तो वहां से ब्लड जो होता है वो जाता है फेफड़ों के पास जाता है, वहां पर शुद्ध होता है। अभी यहाँ पर अशुद्ध रुधिर आता है और फिर जब वो फेफड़ों के पास जाएगा तो शुद्ध बनेगा और शुद्ध होने के बाद पुनः इसमें आता है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से ये आया अशुद्ध रुधिर, क्या आया, यहाँ से अशुद्ध रुधिर आया और यहाँ से क्या हुआ कि इसके द्वारा ब्लड जब ये मतलब हम कहें हार्ट में पहुंचा और हार्ट के द्वारा एक बार पंप किया गया तो यहाँ से निकल करके फेफड़े तक गया। ये क्या है, ये फेफड़ा है, फेफड़े में गया, शुद्ध हुआ, उसके बाद पुनः कहाँ आया, पुनः इसी हार्ट में लौट करके आता है। फिर क्या करना पड़ता है, फिर हार्ट को पंप करना पड़ता है, तब यहाँ से निकल करके कहेंगे कि अंगों के पास पहुंचता है। मतलब यहाँ पर हार्ट को 2 बार हम कहेंगे क्रिया करनी पड़ती है, पंप करना पड़ता है, तब जाकर के ब्लड जो है वो हमारे पूरे अंगों तक पहुंचता है, शुद्ध रुधिर हमारे अंगों तक पहुंचता है। तो ऐसे में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हार्ट को यहाँ पर 2 बार पंप करना पड़ता है और दूसरी बार में क्या होता है कि शुद्ध रुधिर हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, हमारी सेल्स के पास पहुंचता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा, एकहरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या फिर दोहरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एकहरा परिसंचरण तंत्र होता है या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। तो आपको बताना क्या है कि ह्यूमन बॉडी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। जितने भी एनिमल्स हैं सबके शरीर में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह ह्यूमन बॉडी में भी दोहरा और फिर जितने भी एनिमल्स हैं सबके शरीर में भी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी और फिर डबल ब्लड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, डबल की बात की जाती है, ठीक है। तो डबल के बारे में आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन बॉडी से मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था कि मानव शरीर के जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो एकहरा है या फिर दोहरा है, तो आप बता दोगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग कौन कौन लेता है, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन भाग लेते हैं, तो हम यहाँ पर सिस्टम के नाम लिखते हैं। क्या, सिस्टम का मतलब पार्ट्स का मतलब अंग, है ना। कौन कौन से शरीर के पार्ट्स इसमें भाग लेते हैं, तो सबसे पहला पार्ट भाग लेता है इसमें हार्ट भाग लेता है, ठीक है। कौन, पहला पार्ट इसमें है हार्ट का मतलब क्या, हृदय, इसका मतलब आपको हृदय के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद फिर क्या, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स भाग लेती हैं। ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहा जाता है, रक्त वाहिकाएं भाग लेती हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन सबको मिला करके क्या बना है, ब्लड का सर्कुलेटरी एक सिस्टम बना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको किस के बारे में पढ़ना है, तो आप कहोगे कि हार्ट के बारे में पढ़ना है और फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ही आप हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो इसका मतलब आपके पास ये भी नॉलेज हो जाएगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्ट, ठीक है। अब हार्ट से स्टार्ट करते हैं। हार्ट क्या होता है, हृदय के बारे में अब हमें यहाँ से जानना है। सबसे पहली बात ये है कि हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि अध्ययन, है ना,
अध्ययन, हार्ट के अध्ययन को हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, 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 ठीक है, कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अब इस तरह से हार्ट का जो मतलब हार्ट से संबंधित जो भी डॉक्टर्स होंगे उन डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा। क्या कहोगे भाई? हार्ट से संबंधित या फिर हार्ट की बीमारियों को पता करने वाले, हार्ट को ठीक करने वाले जो डॉक्टर्स होंगे उनको क्या कहा जाता है? उनको भाई कार्डियोलॉजिस्ट ही तो कहोगे। क्या कहोगे? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर ठीक है मान लेते हैं इस तरह से, अगर ब्लड वेसल्स के बारे में पूछ लिया, क्या ब्लड वेसल्स के बारे में पूछ लिया कि ब्लड वेसल्स के डॉक्टर को क्या कहा जाता है ना? नसों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? नस नहीं, नस, नस मतलब सिरा, सिराओं के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? फिर भी आप कार्डियोलॉजी ही बताओगे। क्यों? क्योंकि कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर को सब सारी चीजें पता होती हैं, मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या उसके बाद हार्ट के बारे में हम जानेंगे क्या कि हार्ट की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो हम कहेंगे हार्ट की आकृति, हार्ट की आकृति, एक आप मुट्ठी ऐसे बांध लो ना, ऐसे मुट्ठी बांध लोगे तो उस हार्ट की जो आकृति होगी वो मुट्ठी के आकार की होती है। क्या? मुट्ठी के, बंधी हुई मुट्ठी के आकार की होती है, मुट्ठी के आकार की होती है। अब इस मुट्ठी के आकार में हम कहेंगे ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर लगभग लंबा, और 9 सेंटीमीटर क्या होता है? सो चौड़ा होता है। 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा मुट्ठी के आकार का एक बंधी हुई संरचना होती है, ठीक है। अब इस संरचना में क्या है? संरचना हम देखेंगे, संरचना और आकृति लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि ये जो बनी हुई संरचना, हृदय जो होता है वो किसका बना होता है? तो हृदय जो होता है ये एक पेशीय अंग होता है। क्या? पेशीय अंग होता है, ठीक है। पेशीय अंग का मतलब हम कहेंगे मस्क्यूलर ऑर्गन्स होता है। क्या? मस्क्यूलर ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन्स होता है। क्या है ये? मस्क्यूलर ऑर्गन, मतलब पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। हार्ट कैसा अंग है? पेशीय, मतलब एक मांसल अंग है। केवल इसका जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो बॉडी बनी होती है हार्ट की, वो हम कहेंगे मसल्स से ही बनी होती है, पेशियों से ही बनी होती है। तो ऐसे में इसको हम क्या कहेंगे? मस्क्यूलर ऑर्गन। और मस्क्यूलर ऑर्गन जो भी होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्टिलेज नहीं होगी, कोई हड्डी नहीं होगी, कोई कार्टिलेज नहीं, कोई हड्डी नहीं, केवल और केवल मांस से बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी? मस्क्यूलर ऑर्गन कहलाएगी। जैसे जीभ, ठीक है, और जैसे लिप्स, इन सब में देखोगे तो आपको क्या, ना तो कार्टिलेज नजर आएगी और ना ही कोई हड्डी नजर आएगी। तो ऐसे में क्या कहोगे? उस ऑर्गन को मस्क्यूलर ऑर्गन कहोगे। तो इसी तरह से आपका हार्ट है, हार्ट भी क्या है? एक क्या है? पेशीय अंग है या फिर मस्क्यूलर ऑर्गन है। और इस तरह से एक पॉइंट तो ये होगा कि ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, यह रक्त को परिसंचरित करता है। इसका मतलब यह एक परिसंचरणी अंग है। मतलब क्या है? ये एक परिसंचरणी अंग, मतलब सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हो इसको। मस्कुलर ऑर्गन के साथ साथ क्या कर सकते हो? सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब परिसंचरणी, परिसंचरणी अंग है, ठीक है, परिसंचरणी अंग है। अब उसके बाद देखो इतनी बात हमें पता चल गई। उसके बाद अभी हमें यहाँ पॉइंट ये बताना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया कि जो हमारा हार्ट होता है, जो मानव हृदय होता है, जब वो विकसित होता है, विकसित का मतलब एक छोटा सा जब एम्ब्रॉय होता है, बच्चा होता है, माँ के गर्भ में ही पल रहा होता है, तो उसके शरीर में जब ये मतलब हार्ट बनना शुरू होता है, तो किस अंग से हार्ट का विकास होना शुरू होता है? किस अंग से हार्ट का विकास शुरू होता है? तो आपको ये बताना, ठीक है। तो हमने बताया जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने बताया है कि मसल्स का जो निर्माण होना शुरू होता है वो हम कहेंगे मीजोडर्म से ही शुरू होता है। मीजोडर्म क्या होती है? तो सबसे पहले एम्ब्रॉय के शरीर में जो सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं, क्या? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 3 लेयर है। अब ये 3 लेयर क्या, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म कहा जाता है, ठीक है, एक्टोडर्म कहा जाता है। अब डर्म का मतलब, डर्म जहां पर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब आप समझिएगा कि वहां पर चमड़े की बात हो रही है, ठीक है। डर्म का मतलब होता है चमड़ा।
तो एक्टोडर्म का मतलब सबसे बाहरी वाली त्वचा, ठीक है। उसके बाद फिर ये मध्य वाली, इसको मीजोडर्म कहा जाता है। क्या? मीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म। अब यहाँ से देखो कि हमें एक्टोडर्म को नहीं लेना है, फिर एंडोडर्म को नहीं लेना, हमें लेना किसको है? मीजोडर्म को लेना, मतलब मध्य वाली सतह से। और मध्य वाली सतह मोटी भी होती है। अब यही इसी मीजोडर्म से हड्डी का भी विकास हुआ है, मतलब सबसे पहले कार्टिलेज बनी है। कार्टिलेज के बाद कार्टिलेज जब धीरे धीरे कठोर होकर के मजबूत हो गई तो भाई किसमें परिवर्तित हो गई? बोन्स में परिवर्तित हो गई। लेकिन पहले बनी किससे है? तो मीजोडर्म से ही तो बनी है। तो मीजोडर्म से आपकी हड्डी का निर्माण हुआ है, कार्टिलेज का निर्माण हुआ है, मसल्स का निर्माण हुआ है। अब जरा बताओ, जब मीजोडर्म से मसल्स का निर्माण हुआ है और मसल्स का एक ही पूरा का पूरा ऑर्गन है हमारा हार्ट, तो हार्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप बता नहीं पाओगे कि हार्ट किसका बना होता है या फिर किस उपचर्म सतह से बना होता है, तो आप बता दोगे ना कि मीजोडर्म से बना होता है। तो इसलिए हार्ट को एक मीजोडर्मल ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि इट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। क्या है? मीजोडर्मल ऑर्गन, मीजोडर्मल ऑर्गन। मीजोडर्मल ऑर्गन का मतलब क्या है? ये एक मध्य स्तरीय सतह से या फिर त्वचा से बना हुआ एक अंग है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनी? मसल्स भी बनी है, कार्टिलेज भी बनी है, बोन्स भी बने, ठीक है। तो इतनी बात आप बता दोगे कि हार्ट क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। फिर ये चीजें अब इसको मिटा दे रहे हैं। मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर ये सब चीजें, डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है? अब हमें ये जानना है कि जो हार्ट होता है वो हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है, मतलब इसकी लोकेशन देखनी है। क्या हमारी बॉडी में हार्ट जो होता है वो कहाँ पर? तो सबसे पहले कलर देख लेते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? तो हार्ट का जो कलर होता है वो गहरा लाल होता है। क्या होता है? गहरे लाल कलर का होता है। अब इसी लाल कलर, गहरे लाल कलर का हो या फिर बैगनी कलर भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गहरे लाल या फिर बैगनी कलर का होता है। किसका बना होता है? गहरे लाल कलर का या फिर बैगनी रंग का बना होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आप उठा सकते हो कि ये इसके लाल कलर या फिर बैगनी कलर होने का क्या कारण है, क्या मतलब है, किस लिए ये ऐसा होता है? तो हम जाहिर से मतलब ऐसी बात करेंगे कि सबसे उठाते हैं जड़ से, क्या रूट से उठाते हैं, क्या कि जो हार्ट होता है वो क्या एक पेशीय अंग है, मीजोडर्मल ऑर्गन है, क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्क्यूलर ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन। अभी आप आंसर अपने आप ही कर दोगे। एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर का मतलब क्या? मसल्स का ऑर्गन है। अब होता क्या है, जो मसल्स बनी होती है क्या वो इस मसल्स में पाई जाती है कौन सी प्रोटीन? तो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? मायोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन। इसका मतलब हार्ट में भी मायोग्लोबिन प्रोटीन होगी। क्यों? क्योंकि हार्ट भी तो उसी मसल्स का ही बना होता है। अब यहाँ पर ग्लोबिन का मतलब ही प्रोटीन होती है। अब मायो जो वर्ड है ये एक प्रोटीन का ही हिस्सा है, लेकिन ये रेड कलर का होता है। कैसा? रेड कलर का होता है। अब देखो जो ये मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है इसका मतलब क्या? ये रेड कलर की होती है। अब जब ये रेड कलर की होती है तो इसका मतलब ये मस्क्यूलर ऑर्गन है, तो ये मस्क्यूलर सिस्टम है, तो इसका मतलब ये भी पूरी तरीके से रेड कलर का होगा। तो इस तरह से जो हृदय का रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो किस रंग का बताओगे आप? गहरे लाल। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखोगे क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। क्या बताओगे? मायोग्लोबिन प्रोटीन। क्या बताओगे भैया? ये मायोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो हार्ट का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अब बता दोगे? इसी बात खत्म। अगला पॉइंट, अब हम क्या बता रहे थे कि हार्ट की जो स्थिति है मानव शरीर में वो कहाँ पर है। तो अब आप थोड़ा स्थिति के बारे में जानेंगे, लोकेशन के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है तो हम एक बात करते हैं, बात ये करते हैं कंकाल तंत्र में हमने पढ़ा है एक हड्डी होती है जिसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, जिसको स्टर्नम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम भी कहते हैं। अब ये चेस्ट कहाँ पर होती है तो हम कहेंगे कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी का मतलब वक्ष गुहा,
जो थोरेसिक कैविटी होती है वहीं पर वक्ष गुहा होती है, और वक्ष गुहा के इस आसपास मतलब आप बीच में देखोगे अपने दोनों फेफड़ों के बीच में देखोगे ऐसे यहाँ से क्या जुड़ी होती हैं, ये रिब्स जुड़ी होती है। देखो हम लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, ये रिब्स है हमारी, ठीक है। ये क्या है, ये भैया रिब्स हैं, रिब्स इसी तरह से जुड़ी होती हैं। अब इसका मतलब ये रिब्स आगे पीछे कहाँ पर जाएंगी, तो ये रिब्स पीछे जाएंगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएंगी। किससे जुड़ जाएंगी, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएंगी ये सारे रिब्स आगे जाकर के, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये रिब्स है, ये इनको क्या कहा जाता है, इनको पसलियां कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। अब इन्हें पसलियां क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि इनकी जो आकृति होती है थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी मुलायम होती है अन्य हड्डियों की अपेक्षा, तो इन्हें क्या कह देते हैं, पसलियां कह देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये भाई कौन से साइड की, दाएं साइड की या बाएं साइड की, तो इधर आपके हाथ के साइड जो भी पार्ट है उसको आप जिस हाथ के साइड जो पार्ट है उसी हाथ के साइड से उसी का नाम दे दोगे। तो अब ये क्या है, ये हम कहेंगे ये तो बाएं साइड का पार्ट है, इसका मतलब ये बाएं पसलियां, ये क्या बाएं पसलियां, ठीक है, ये बाएं पसलियां। अब यहाँ पर बुक वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि बुक में तो इधर बायां होता है और इधर दायां होता है, तो बुक आप सामने लेकर के ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। बुक आप सामने लेकर के ऐसे पढ़ते हो तो दाहिने हाथ की तरफ जो आप बुक वाला पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हो, दायां साइड है, और फिर जो बायां हाथ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके रियल बॉडी की कल्पना की जा रही है, क्या रियल बॉडी की। आप रियल बॉडी में जैसे हम कहेंगे कि आपका बायां हाथ कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि जो दायां है उसके उल्टा मतलब बायां हाथ हमारे। अब बाएं हाथ की तरफ हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से उपस्थित होंगे, तो आप कहोगे कि बायां फेफड़ा स्थित है, तो इसका मतलब क्या, हमने बाएं फेफड़े में बाएं पसलियां भी होंगी, तो ये क्या हो, बाएं पसलियां। अब ये क्या, ये दाएं भाग है, ठीक है। अब इधर इनको क्या कह देंगे, दाएं पसलियां, ठीक है, ये क्या, दाएं पसलियां। अब हमें ध्यान क्या देना है कि हमारी हार्ट की स्थिति कहाँ पर होती है, तो ये एक हड्डी है, इसको आप चेस्ट बोन भी कहते हैं, क्या, चेस्ट बोन। देखो चेस्ट बोन अथवा इसी को आप स्टर्नम, इसका नाम क्या है, स्टर्नम है, ठीक है, इसका नाम है स्टर्नम, अथवा इसको वी बोन भी कहते हैं, क्या, कौन सी बोन, वी बोन भी कहते हैं। वी क्यों वी बोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज देखोगे तो ऐसे वी आकार की है, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में पूरे शरीर भर में यही एक ऐसी हड्डी है जिसकी आकृति वी आकार की है। कैसे, लास्ट में देखो ऐसे वी आकार की बनी है, तो ऐसे में इस हड्डी को वी बोन भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें तीन तरीकों से जानते हैं, कैसा, एक वी बोन, दूसरा स्टर्नम और तीसरी चेस्ट बोन। अब आपसे पूछा जाए चेस्ट बोन मानव शरीर की कौन सी है, तो आप बताओगे स्टर्नम है, ठीक है, अथवा वी बोन है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें ध्यान क्या देना है कि जो ये हार्ट होता है इसी चेस्ट बोन के अंदर क्या, चेस्ट या फिर पसलियों के अंदर यहाँ ऐसे बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है, कहाँ पर, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। हम आपको ये लोकेशन दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे उपस्थित होता है, क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अब आपसे पूछा जाए कि हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है, तो अभी आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हार्ट तो उपस्थित है ये स्टर्नम के जस्ट नीचे, लेकिन आंसर क्या करना होगा, दोनों फेफड़ों के बीच में, क्या, एक फेफड़ा ये, दूसरा फेफड़ा ये, दोनों फेफड़ों के जस्ट मध्य में उपस्थित होता है। हार्ट जब उपस्थित होता है वो हमारा कहाँ पर उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे कि दोनों फेफड़ों के मध्य में, दोनों फेफड़ों के मध्य में उपस्थित होता है, क्या, हार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य में। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो पसलियां हैं किस पसली से लेकर के किस पसली तक हार्ट की जो साइज है वो फैली रहती है, तो इस पसली को हम कहेंगे सेकंड पोजीशन की पसली, क्या है, ये सेकंड पसली है। दूसरी पसली है और दूसरी पसली से लेकर के ये छठवीं पसली तक फैले रहता है, कहाँ तक, छठवीं पसली तक, ये छठवीं पसली तक जो पूरा का पूरा ये साइज है वो वहां पर हम कहेंगे उतने दूर में हमारा हार्ट फैला रहता है।
आपने क्या बताया, दोनों फेफड़ों के मध्य में। लेकिन ये क्या दोनों फेफड़ों के मध्य में दिखाई दे रहा है? नहीं, दोनों फेफड़ों के मध्य में दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी एवरेज रूप में इसको माना जाता है कि दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। अब इस तरह से बनने की इसकी थोड़ी सी पोजीशन है, थोड़ा सा कारण है, तो हम जानेंगे ये अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमें ये जानना है कि जो हार्ट की पूरी पूरा जो भार है, वेट हम ध्यान देंगे, वेट से लेते हैं। क्या है, हार्ट का जो भार है वो कितना होता है? तो एक ह्यूमन बॉडी में औसतन लिया जाता है, औसतन कितना इसका भार होता है? 300 ग्राम का होता है। मतलब एक हृदय का जो औसतन भार होता है वो कितना लिया जाता है? 300 ग्राम लिया जाता है। मतलब यहाँ से इस हमारे हार्ट का जो भार है वो 300 ग्राम है। अब हमें ध्यान क्या देना है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछता है कि हमारे हार्ट का भार पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है या फिर कितना भाग होता है, तो ये चीज हमें बतानी होती है। तो हम लिखेंगे कि पूरे शरीर का 1/200वां भाग होता है। 1/200वां भाग भार होता है किसका? हार्ट का। 1/200वां भाग किसका होता है? हार्ट का होता है। अब भाई बताओ 1/200वां भाग का मतलब कितने प्रतिशत बनेगा? तो हम कहेंगे 0.5% बनेगा। मतलब पूरे शरीर के भार का 0.5% भार किसका होता है? भाग किसका होता है? हार्ट का होता है। पूरे शरीर का 0.5% भाग कौन बनाता है? हार्ट बनाता है। ठीक है, आप समझ पाए कि कितना वेट होता है? 300 ग्राम होता है। एक पूरे शरीर के भार का 1/200वां भाग होता है या फिर 0.5% होता है। इतनी सी बात आप बता दोगे। अब हमें ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ तो आपने फिगर में दिखाया है कि हार्ट जो है वो मतलब बीच में नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? क्यों? क्योंकि हार्ट को तो आपने कहा बीच में होता है और फिर यहाँ पर आपने बनाया नहीं। तो कारण ये है कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि टोटल 300 ग्राम का भार होता है। ठीक है, टोटल 300 ग्राम का भार होता है, जिसमें से 80 ग्राम आप निकालोगे और फिर 220 ग्राम, दो भागों में इसको तोड़ दो, एक 80 ग्राम और दूसरा 20 ग्राम, सॉरी 220 ग्राम। अब ये 80 ग्राम जो भार होता है वो हमारे हार्ट के जस्ट इस वाले पार्ट में उपस्थित होता है, मतलब मध्य में उपस्थित होता है। सॉरी हार्ट नहीं, ये कहाँ पर? दोनों फेफड़ों के मध्य में। 80 हार्ट का 80 ग्राम भार कहाँ पर उपस्थित होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य में उपस्थित होता है। बाकी का जो 220 ग्राम भार होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब कि किसी व्यक्ति के शरीर में हार्ट जो है वो बाईं तरफ झुका हुआ होता है। मतलब यदि 220 ग्राम बाईं तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब उसका हृदय लगभग बाईं तरफ रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि किसी व्यक्ति का जो भार ये 220 ग्राम भार है वो दाईं तरफ झुका हुआ होता है, मतलब दाईं तरफ स्थित होता है। तो सुना होगा आपने कि उस व्यक्ति का जो हृदय है वो तो दाईं तरफ धड़क रहा है, दाईं तरफ है। इसका मतलब ये मत समझिए कि इसका पूरा का पूरा भाग दाईं तरफ स्थित नहीं। 80 ग्राम तो जहां पर उपस्थित है मतलब दोनों फेफड़ों के मध्य ही है, लेकिन ये 220 ग्राम जो बचा का बचा भाग है वो कहाँ पर उपस्थित है? ये दाएं भाग में या फिर बाएं साइड में उपस्थित हो सकता है। तो आपको दाएं बाएं साइड से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है? 80 ग्राम से मतलब है। 80 ग्राम आपका कहाँ पर उपस्थित है? तो आपके दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित है, स्टर्नम के नीचे उपस्थित है। तो ऐसे में आप बताओगे क्या कि जो हार्ट की स्थिति है वो दोनों फेफड़ों के मध्य है। ये बात नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब ये बता देंगे ये भार कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। ठीक है, इतनी सी बात आप बता देंगे। अब उसके बाद आगे हार्ट की जो चारों तरफ की स्थिति होती है उसे अब हमें दिखाना है। कहाँ पर उपस्थित था? तो दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित था। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है? हाँ, हार्ट की आकृति हमने बताई क्या? मुट्ठी के आकार की। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम मुट्ठी के आकार की एक हार्ट की स्थिति यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ। अब यहाँ पर देखो हार्ट के अंदर देखो, ये क्या एक मुट्ठी के आकार की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर समझना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये चौड़ाई है उसको 9 सेंटीमीटर समझना। अब यहाँ पर क्या जो मानव का हृदय होता है, क्या मानव के हृदय के बारे में हमें पढ़ना है, मानव हृदय। ठीक है, मानव के हृदय में जानना है। तो मानव के हृदय के चारों तरफ एक फॉइल बनी होती है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है, ऐसे ऐसे। मानव के हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी होती है, ऐसे इस तरह से। जानना कि मानव के हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम पूछता है। इस मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। इसको, इस मेम्ब्रेन का नाम है क्या? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन।
अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि हार्ट किस झिल्ली से ढका हुआ होता है। हार्ट जो होता है, हृदय, मानव हृदय जो होता है वो किस झिल्ली से ढका हुआ होता है, किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ होता है। किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली से। अब पेरिकार्डियम झिल्ली का काम क्या होता है, तो हार्ट को बाहरी आघातों से, बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। हार्ट को या हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? पेरिकार्डियम झिल्ली का होता है। अब ऐसे ये क्या हुआ, अब इन दोनों झिल्लियों के मध्य, ऐसे देखो भाई, ये हम थोड़ा सा ये एक फ्लूइड पार्ट बना रहे हैं यहाँ पर, दोनों झिल्लियों के मध्य, है ना, ये फ्लूइड पार्ट समझिएगा आप। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे जो मार्कर्स हैं एक ही कलर के हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये एक पेरिकार्डियम झिल्ली के जो मध्य है, यहाँ पर एक फ्लूइड भी फ्लो करता है, एक फ्लूइड भी भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम है क्या? ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। किसके किसके मध्य? तो हम कहेंगे हार्ट की या हृदय की बाहरी सतह तथा पेरिकार्डियम झिल्ली के मध्य, हार्ट की बाहरी सतह तथा पेरिकार्डियम झिल्ली के मध्य एक जलीय द्रव सर्कुलेट करता रहता है। उस जलीय द्रव का काम क्या होता है? तो जलीय द्रव का काम ये होता है कि अगर बाहरी आघात कहीं पर हम पेरिकार्डियम झिल्ली पर पड़ती है तो वो थोड़ी सी क्या हो जाए? फ्लेक्सिबल हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, उसको क्या झुकने का मौका मिल सके। अगर ये झुकने का मौका नहीं मिलता तो झिल्ली ऊपर अगर हार्ट के बाहरी सतह से चिपकी भी रहती तभी तो चोट जाकर के अंदर हार्ट को तुरंत लग जाती। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य अगर ये क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ, तो मान लेते हैं अगर झिल्ली को थोड़ा सा चोट भी लगी तो ये फ्लेक्सिबल होकर के ऐसे ऐसे वहाँ पर इसके भार को या फिर बाहरी आघात को सहन कर ले जाती है, तो ऐसे में हार्ट को चोट नहीं लग पाती। तो यही कारण है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये फ्लूइड भरा होता है और ये भी क्या करता है? हार्ट को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके बाद मानव हृदय में जो चैम्बर्स होते हैं, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्या? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब क्या? आप गड्ढा समझ लीजिए, क्या गड्ढे से समझ लीजिए, होल समझ लीजिए, है ना। चैम्बर का मतलब आप क्या समझ लीजिए? होल समझ लीजिए। तो मानव के हृदय में 4 होल होते हैं, वेश्म कहते हैं इनको। क्या? वेश्म, है ना। इन चैम्बर को हम क्या कह सकते हैं? वेश्म भी कह सकते हैं। हिंदी में लिखा मिला होगा वेश्म, ठीक है। 4 वेश्म होते हैं, मानव के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। अब यही देखो, चारों वेश्मों से क्वेश्चन, पहले तो बात ये क्वेश्चन बन गया कि मानव के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, आपको बताना है 4 वेश्म होते हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बना है। क्वेश्चन ये बनाएगा कि इन वेश्मों के नाम क्या क्या होते हैं। अब देखो हमें ध्यान देना है कि ये वेश्म जो होते हैं, मानव का हृदय 4 पार्टों में ऐसे डिवाइड होता है। कैसे? देखो हम दिखा रहे हैं आपको इस तरह से। देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा और फिर चौथा। 4 वेश्म हो गए ना, 1 2 3 और 4 वेश्म हो गए। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि इस ऊपर वाले भाग को क्या अभी हम मान लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे, ये बीच वाली जो अभी हमने भाग ये बनाया था, इस बीच वाले भाग को अगर हम मिटा दें तो ये जो ऊपर वाला भाग बना है, 2 भाग बने हैं ना अभी, 1 और 2 भाग बने हैं। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। क्या? अलिंद कहा जाता है। अलिंद को इंग्लिश में ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल, या फिर एट्रियम भी कह सकते हैं। क्या? एट्रियम, ऑरिकल या फिर एट्रियम भी कह सकते हैं। क्या? ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? नीलय कहलाता है। क्या कहलाता है? नीलय कहलाता है। नीलय को क्या वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल। देखो क्या हुआ कि मनुष्य के हृदय का ऊपरी दोनों भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊपरी भाग जो चौड़ा वाला भाग, देखो भाई ऊपरी भाग चौड़ा होता है और चौड़े ऊपरी भाग को अलिंद कहा जाता है, जबकि सकरे और त्रिभुज के आकार के बने निचले भाग को क्या कहते हैं? तो निचले भाग को वेंट्रिकल या फिर नीलय कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर विभाजित करने वाली है, अलिंद को नीले से विभाजित करने वाली, ये क्या है? ये एक मांसल संरचना है। क्या है? मांसल संरचना ये भी बनी, मतलब ये भी मांस ही है, हड्डी इसमें कहीं आनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि पूरा का पूरा हृदय जो होता है वो मांस का बना होता है। तो ये भी एक मांसल संरचना होगी। अब इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कोरोनरी सल्कस कहते हैं। क्या? कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। अब देखो यहाँ पर भी कोरोना आ गया है ना, कोरोना यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। तो कोरोना समझ लीजिए, क्या कोरोनरी सल्कस।
कोरोनरी सल्कस किसका नाम होता है? उस मांसल संरचना का नाम होता है जो हार्ट को अलिंद तथा निलय से डिवाइड करती है। क्या? अलिंद को निलय से अलग करती है, उस मांसल संरचना को क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस कहते हैं। समझ पाए? कोरोनरी सल्कस किसको कहेंगे? कि अलिंद और निलय को अलग करने वाली मांसल संरचना क्या कहलाती है? कोरोनरी सल्कस कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए। अब हमें क्या ध्यान देना है, अभी तो हमारे 2 बेस में ही बने, 2 ही चैम्बर बने, हमें तो 4 चैम्बर बनाने हैं। तो 4 चैम्बर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एक ऐसी खड़ी मांसल पट्टी और लगा देते हैं। अब इस मांसल पट्टी से क्या होगा कि हमारा जो हार्ट होगा वो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हुआ कि देख रहे हैं कि इस अलिंद के भी 2 पार्ट हो गए और निलय के भी 2 पार्ट हो गए। अब इसका मतलब यहाँ पर देखो अलग अलग पढ़ा जाएगा। अब ये इधर वाला देखो, अब जैसे ऐसे सीधे आप खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, ये हमारा दायां हाथ, ये हमारा बायां हाथ। ठीक है, अब दाएं हाथ की तरफ जो भाग है उसको दाएं के नाम से जानेंगे और बाएं हाथ की तरफ जो भाग है उसको बाएं हाथ की तरफ से जानेंगे। मतलब ये जो अलिंद है ये क्या है? ये दायां अलिंद है। क्या है? ये दायां अलिंद है, या फिर इसको राइट ऑरिकल भी कहते हैं। क्या? राइट ऑरिकल। भैया जब ये राइट ऑरिकल है तो ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल होगा। क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल होगा। ठीक है, ये लेफ्ट ऑरिकल होगा, ये राइट ऑरिकल, तो ये लेफ्ट ऑरिकल। अब बात फंस गई है। बात क्या फंसी कि लेफ्ट ऑरिकल को राइट ऑरिकल से अलग करने वाली पटलिका को क्या कहते हैं? मांसल संरचना को क्या कहते हैं? तो इस मांसल संरचना को कहा जाता है, इस मांसल संरचना को या तो आप एक नाम ऐसे समझ लीजिए कि या तो इसे अलिंद और यहाँ पर सॉरी अलिंद नीले नहीं कह सकते हैं, अलिंद नहीं कह सकते। ठीक है, इसका नाम आप कह दीजिए सेप्टम होता है। क्या? सेप्टम कहते हैं इसको। ठीक है, सेप्टम इसका नाम होता है। अब यहाँ से हमें ध्यान क्या देना, देखो कि लेफ्ट ऑरिकल को राइट ऑरिकल से अलग करने वाली मांसल पटलिका को क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम किसका नाम है? जो लेफ्ट को मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट से डिवाइड करती जा रही है, मतलब बीच वाली इस पटलिका का नाम, इस मांसल संरचना का नाम क्या है? सेप्टम नाम है। भूलेंगे नहीं, याद रख लेंगे, यही हमसे पूछा जाता है कि हमारे दोनों भाग को बाएं तथा दाएं, ऐसे पूछेगा, बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद को विभाजित करने वाली पटलिका किस नाम से जानी जाती है, या पटलिका को क्या कहते हैं? आपको तुरंत बताना है, सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, सेप्टम कहा जाता है। अब हमें ध्यान क्या देना, देखो कि यहाँ से ये जो पटलिका लग गई, अब यहाँ से देखो कि ये लेफ्ट वाला भाग हो गया, ये राइट वाला भाग। अब लेफ्ट वाले भाग में लेफ्ट ऑरिकल कह दिया गया और उसके बाद इस राइट वाले भाग को राइट ऑरिकल कह दिया, लेकिन अभी नीचे वाले पार्ट बचे हुए हैं। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये वेंट्रिकल तो है लेकिन ये राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, ये राइट मतलब ये दायां निलय होगा और ये क्या होगा? ये तो बायां निलय कहलाएगा। ठीक है, ये बायां निलय कहलाएगा। ठीक है, बायां निलय। क्या समझे? ये दायां निलय तो ये बायां निलय, ये दायां निलय तो ये बायां निलय। अब दाएं निलय को बाएं निलय से कौन अलग कर रहा है? तो भी सेप्टम ही कर रही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चाहे पूछे कि दाएं निलय को दाएं निलय को बाएं निलय से कौन अलग कर रहा है, तभी आपको सेप्टम बताना है। चाहे पूछे कि दाएं अलिंद को बाएं अलिंद से कौन अलग कर रहा है, तो फिर भी आपको सेप्टम ही बताना है। ठीक है, तो ये आप समझ पाओगे कि मानव के हृदय में 4 बेस हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए। अब इन 4 चैम्बर्स के बारे में आप थोड़ा सा हमें और जाना। ठीक है, इतनी सी बात आप जान के अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, देख लेंगे आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है मानव हृदय से, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक पॉइंट करके नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप जानिए आपका काम चलेगा। देखो अब यहाँ से हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में कि हार्ट तो एक ऐसा ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप करना है, रक्त की पंपिंग करना है, रक्त को क्या करना है, तो कहेंगे रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, फैक्ट पहले देख लेते हैं। फैक्ट ये हमने बताया कि हृदय एक एम्ब्रॉय में हृदय जब बनना शुरू होता है तो किस स्तर से बनता है? तो मेसोडर्म से बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि एक बच्चे में जो माँ के गर्भ में मतलब पल रहा है बच्चा, उसके शरीर में हृदय कितने दिनों के बाद बनना शुरू हो जाता है? कितने दिनों के बाद बनना शुरू हो जाता है? तो हम कहेंगे भ्रूण में हृदय 21 दिनों के बाद 21 दिन के बाद बनना शुरू हो जाता है। मतलब
हम कहेंगे कि 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 तीसरे हफ्ते के बाद, क्या तीसरे हफ्ते के बाद निषेचन की प्रक्रिया के तीसरे हफ्ते बाद, क्या कहोगे आप, निषेचन प्रक्रिया की तीसरे हफ्ते बाद क्या होता है, भ्रूण में हर्ट का विकास शुरू हो जाता है। मतलब कि 21 दिन तक ये मेजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन चुकी होती हैं और वहीं से अब क्या बनना होता है, अब मांस बननी शुरू होती है। ठीक है, तो 21 दिन के बाद हर्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, इतनी सी बात आप जानिए। लेकिन क्वेश्चन ये है हमारा कि एम्ब्रॉय में, इस भ्रूण में हर्ट कितने दिनों के बाद धड़कना शुरू हो जाता है। मतलब एक गर्भवती माँ चाहे तो अपने बच्चे के हृदय की धड़कन को कब सुन सकती है, कब अल्ट्रासाउंड मॉनिटर पर कब देख सकती है, उसके धड़कन को कब समझ सकती है। तो हम कहेंगे 5वें हफ्ते बाद, क्या 5वें हफ्ते बाद, ये सब चीजें आप याद कर लीजिए। 5वें हफ्ते बाद, 5वें हफ्ते बाद, 5वें हफ्ते बाद का मतलब क्या, 7 × 5 = 35 दिन, मतलब छठे हफ्ते। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5वें हफ्ते बाद या फिर छठे हफ्ते, छठे हफ्ते में भ्रूण में हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। हृदय धड़कना शुरू हो जाता है कब, तो छठवें हफ्ते में। 5 हफ्ते तक तो वो उसका विकास ही होता रहता है, 2 हफ्ते तक हर्ट बनता है और उसके बाद वो धड़कने के लायक, मतलब ब्लड का सर्कुलेट पहली बार कब करता है, तो हम कहेंगे छठे हफ्ते में। छठे हफ्ते में अगर गर्भवती माँ चाहे तो डॉक्टर या नर्स की मदद से अपने बच्चे के हृदय की धड़कन को सुन भी सकती है और देख भी सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए। तो यहाँ से ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप लिख लीजिए। और अच्छा, इसी वक्त एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बता दें। हाँ, ये देख लो कि हर्ट का काम क्या है। हर्ट का काम ये है कि ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब इसी हर्ट को यदि मानव शरीर से बाहर निकाल के रख दे, मानव के शरीर से बाहर निकाल के रख दे, तब वो पंप करेगा अगर एक बार हर्ट, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर जमीन पर हर्ट को निकाल करके रख दें बाहर शरीर से, अगर वो वहां पर पंप करता है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है या फिर जीके का क्वेश्चन है। तो 30 फीट ऊंचाई तक रक्त को उछाल सकता है। कितनी ऊंचाई तक, 30 फीट ऊंचाई तक। ठीक है, 30 फीट ऊंचाई तक रक्त को पंप कर सकता है। ध्यान दें, 30 फीट ऊंचाई तक, मतलब अगर आप जमीन पर रख दें हर्ट को निकाल करके और हर्ट ने यदि पंप कर दिया ब्लड को, तो कितनी ऊंची तक उठेगा वो ब्लड, हम कहेंगे कि 30 फीट ऊंचाई तक उठ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये हार्ट है हमारा, 4 चैम्बर बने होते हैं। चारों चैम्बर के नाम आप समझ गए। ये क्या है, ये तो दायां अलिंद है, तो ये बायां अलिंद, ये दायां नील है, तो ये बायां नील है। अब हमें ध्यान क्या देना है कि इस हार्ट में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो अब यहाँ से हम कहेंगे कि हर्ट की क्रियाविधि के बारे में जानना है। अब आप एक छोटी सी हेडिंग बनाइए कि वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट। ठीक है, वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट, वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट, वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय की क्रियाविधि। अच्छा, एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हृदय के ये जो मतलब परत होती है, कितने परतों से मिलकर के बनी होती है। हृदय की ये जो मतलब मांसल संरचना आप बता रहे हैं, ये कितने परतों, कितने लेयर से मिलकर के बनी होती है। तो हृदय की ये जो लेयर है, ये भी 3 लेयरों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ऊपरी लेयर का नाम है, ऊपरी लेयर का नाम है एपिकार्डियम। क्या नाम है, एपिकार्डियम। ऊपरी लेयर का नाम है क्या, एपिकार्डियम। और फिर बीच वाली लेयर का नाम है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। बीच वाली लेयर का नाम क्या है, मायोकार्डियम। और फिर सबसे नीचे वाली लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। क्या नाम है, एंडोकार्डियम। इन 3 लेयरों से मिलकर के क्या हमारा हार्ट बना हुआ होता है।
ठीक है, हमारा हार्ट बना हुआ होता है। अच्छा, तो अब इन तीनों पेशियों में से सबसे मोटी पेशी कौन सी होती है? तो मायोकार्डियम जो होती है ये हार्ट की सबसे मोटी पेशी होती है। आपसे पूछ सकता है कि हार्ट की सबसे मोटी पेशी कौन सी होती है? मायोकार्डियम स्तर होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये पूछ सकता है कि ये तो मांसल संरचना है, मांसल संरचना में किस पेशी का बना हुआ होता है? जैसे सभी पेशियों के भी नाम अपने अपने अलग अलग हैं, तो ऐसे में हार्ट जो है ये किस पेशी का बना होता है? ये हृदय पेशी का बना होता है। कैसी पेशी का? हृदय पेशी, मतलब हार्ट मसल का बना होता है। हार्ट या कार्डियक मसल, इसको हम कहेंगे कार्डियक मसल का बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल का बना होता है। हार्ट जो होता है कार्डियक मसल का बना होता है। किस मसल का? कार्डियक मसल। अब ये कार्डियक मसल कैसी है? तो ये एक अनैच्छिक पेशी है। कैसी पेशी है? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं इसको, है ना, अनैच्छिक पेशी है। कैसी पेशी है? अनैच्छिक। इसको हम कहेंगे क्या? इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मसल का मतलब क्या हुआ कि हार्ट की क्रिया को आप मतलब अपने अनुसार नहीं रोक सकते हो। अनैच्छिक पेशी का मतलब है कि ऐसी पेशियां जो आपके नियंत्रण में रह करके कार्य ना करती हो, आपके नियंत्रण में रह करके कार्य ना करती हो, और ये बिना थके, ऐसी पेशियां कभी भी जीवन भर थकती नहीं है और जीवन भर लगातार अपना कार्य करती रहती है। अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो कहेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या समझे कि ये पेशियां जो होती हैं आपके इच्छा के विरुद्ध, मतलब आप अगर चाहें भी तो भी हार्ट की धड़कन को रोक नहीं सकते हैं, अनैच्छिक है। ऐसे में क्या? इनवॉल्यूंटरी मसल है। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ऐसी मसल कभी थकती नहीं, मतलब हृदय पेशी कभी भी थकता नहीं है। क्या? थकता नहीं है। अब देखो, छोटा सा पॉइंट ये बन सकता है, छोटा सा कारण ये है कि क्यों नहीं थकता। भाई हम कार्य करते हैं, जैसे हमारी ऐच्छिक पेशियां हाथ की मसल्स होती हैं, मान लेते हैं ऐच्छिक पेशियां हैं, अगर इस हाथ को ऐसे रख भी दें तो भी ये क्या, ये कुछ हफ्ते मतलब कुछ दिन तक अगर खाना ना खाएं तो ये क्या होगा, ये मतलब उठाने के लायक भी नहीं रहेगा, मतलब इसमें एनर्जी नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी हार्ट की मसल आप देखोगे, अगर खाना नहीं खाओगे फिर भी वो काम करती रहेगी, तो वो थकती नहीं है। लेकिन ये और मसल्स थक क्यों जाती है? तो हम कहेंगे कि हार्ट के मसल्स में जो सेल बने होते हैं, जो सेल्स लगे हुए होते हैं, उन सेलों में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं? सबसे अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है ऊर्जा का निर्माण करना, लगातार ऊर्जा बनाना। अब जरा बताओ भाई, जब लगातार ऊर्जा बन ही रही है तो थकेगा क्यों? भाई आपके शरीर में अगर मतलब खाना ना खाने से भी ऊर्जा बनती रहे, लगातार बनती रहे, तो आपको खाना खाने की जरूरत, आप थकोगे भी नहीं। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर ऊर्जा की कमी नहीं होती, और जब ऊर्जा की कमी नहीं तो थकती नहीं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए। अब देखो, अब हमें क्या ध्यान देना है? वर्किंग मेथड के बारे में जानना है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना क्या है? वर्किंग मेथड ऑफ हार्ट, मतलब हृदय की कार्यविधि के बारे में पढ़ना है, समझना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, इतना जो हमने बताया, अभी तो इंट्रोडक्शन दिया था हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में हमने क्या दिया था? इंट्रोडक्शन दिया था। ये सारी चीजें आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। और अब वर्किंग मेथड के बारे में हम आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। इसका टाइम लगभग पूरा हो चुका है और अब ज़्यादा लंबा भी करना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक ले इतना पढ़ते रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.